Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एक ही चैप्टर के हैं, ठीक है। इन इक्वालिटी, आइए वन बाय वन को देखते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। स्टेप नंबर 1, अगर ऐसे साइन एक सवाल में एक से ज्यादा हो तो उसे कंपाउंड इनइक्वालिटी कहते हैं। अब इसको हम करेंगे ब्रेक। पहले -5 ब्रेक होगा उसके बाद यही 4 - 3x अपॉन 2 लेस देन 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 इस पूरे के नीचे है, ये बन जाएगा -10 4 - 3x और ये होगा 4 - 3x लेस देन 2 1 जा 2। मैंने एक टेक्निक बताई थी जिसमें राइट साइड पे 0 कर देते हैं। अगर किसी सवाल में ब्रैकेट ना हो, जो कि नहीं है, अपॉन में ना हो, वो भी नहीं है, उस सूरत में फौरन क्या करना है, ऐसे लिख के इन सबको इधर भेज दें। -4 + 3x लेस देन इक्वल टू 0। इसके साथ भी मैं यही कर लेता हूं, 4 - 3x - 2 लेस देन 0। इसको 0 टेक्निक कहते हैं, ठीक है। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बना, -14 + 3x लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या बना, 2 - 3x लेस देन 0। देख रहे हैं। अब आपको एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि जब सब कुछ सॉल्व हो जाए तो चेक करें कि x का साइन नेगेटिव किसी हाल में नहीं होना चाहिए। ये टेक्निक का हिस्सा है। अब देखें, ये प्लस है, अगर x का साइन प्लस में हुआ तो तब -14 वहां जाएगा और ये बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू 14/3। यहां चेक करते हैं, x का साइन नेगेटिव है तो अब x को उधर भेजना पड़ेगा, 2 लेस देन 3x/2। 3 को नीचे भेज दें, 2/3 लेस देन x। तो आपके पास ये कंडीशन आ जाती है जो 2 आंसर है। अच्छा, अब इसमें एक बात चेक करते हैं कि इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाए। सॉल्यूशन सेट, x कोई नंबर लें। अच्छा, सबसे बेस्ट ये कि इसको आप डेसिमल में चेंज कर दें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये बनता है 4 पॉइंट समथिंग, ये बनता है 0.6। x एक ऐसा नंबर ले जो 4 पॉइंट समथिंग से छोटा हो, लेकिन वही x 2/3 से बड़ा होना चाहिए। 2 ले लूं, अगर मैं 2 यहां पुट करूंगा तो 2 जो है वो 4.2 से छोटा होगा और उसी 2 को मैं यहां पुट करूंगा तो 2 इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब मैथ्स में ये बात सही है। उस सूरत में सॉल्यूशन सेट कैसे आएगा, पहले आप स्मॉल वाला लिखेंगे, फिर x लिखेंगे और फिर लार्ज वाला लिखेंगे और जिसके साथ जो ओपन माउथ है वो उसके साथ आ जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक स्टूडेंट ने क्यूरी की थी, तो इनइक्वालिटी की लीनियर इक्वेशंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इस पर आते हैं। ये स्टूडेंट ने एमसीक्यू का सवाल किया था। अब इसको करने का तरीका, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। इसको करने के 2 रास्ते हैं, आसान रास्ता चूज कर लेते हैं, देखते कौन सा ऑप्शन सही है। x की जगह एक ऐसा नंबर लें जो 1 से छोटा हो, क्योंकि 1 की तरफ ओपन माउथ है, और वही x -1 से बड़ा हो। तो डेसिमल भी नंबर हो सकते हैं क्योंकि ना कोई रियल नंबर का है ना कुछ का है। तो ऐसा आसान नंबर सोचें जो 1 से छोटा हो और वही नंबर -1 से बड़ा हो। क्या ख्याल है, कौन सा हो सकता है? 0 इज द आइडियल चॉइस। अब इन सब में 0 को रख के चेक करेंगे कि कौन सी वाली बात सही है, ठीक है। x आपका यहां पे आ गया 0, ठीक है। अब देखिएगा, मैं सब ऑप्शन में 1 बाय 1 0 पुट करूंगा। 8 0, 8 0 सा 0, मॉड 0। क्या मैथ्स में यह बात सही है?
मैंने जीरो यहां पुट किया, जीरो, मॉड का जीरो जीरो। क्या मैथ में ये बात सही है? गलत है। ऑप्शन बी 8 0, इसमें भी जीरो पुट करूंगा, जीरो, जीरो का मॉड जीरो। क्या मैथ में ये बात सही है? सही है। देख रहे हैं आप? ये जीरो, उसने कहा है कि वन से छोटा और -1 से बड़ा होना चाहिए, तो वो एक जीरो ही हो सकता है। अब सी भी एक नजर चेक कर लेते हैं, जरा यहां पे जीरो रखें, 0+1 ग्रेटर देन 1, ये क्या बना? मॉड 1। मॉड 1 1 होता है, ये बात मैथ में सही है? गलत है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, सभी कर रहे तो 0+1 1। क्या मैथ में ये बात सही है? गलत। कौन सी वाली बात सही है? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये है सवाल को चेक करने का तरीका। वन अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करने बैठे ना तो 3-4 मिनट बल्कि 5-6 मिनट तो इसी एमसीक्यू में निकल जाएंगे। तो मैंने नंबर कंसिडर करके इधर पुट किए, जिसपे कंडीशन वैलिड हो रही है वो चीज बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर के थे, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। नाउ लेट्स मूव टू अदर पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, ये एक लीनियर ग्राफ का सवाल है, ये लीनियर इनइक्वालिटी का नहीं है, ये लीनियर ग्राफ का सवाल है इक्वेशन के केस में। अब इसके लिए कुछ बातें, और इसका कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्लोप वाले सिस्टम से भी मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इसको करने का क्या तरीका होगा। देखिए यहां पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है वो है ये -c। एक बात बता दूं, इनमें से कोई एक या तो दो सही है या एक सही है या तीनों सही है। पता लगाने का तरीका देखिएगा, मैं पहले तीनों को अपनी जगह सॉल्व कर लेता हूं। ये आपका, सॉरी, ये आई बेग योर पार्डन, ये आपका 2c है। इस सवाल को मैंने एक नजर देख लिया, यहां से आप अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा -x + c। 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू x + c। लेकिन जब ये खुलेगा तो ये बनेगा -x - c। मैंने इसको सॉल्व कर लिया। पहले हम ये तीनों देखते हैं कि सॉल्व करने की नौबत आ रही है कि नहीं। दूसरा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि y को हर हाल में अकेला छोड़ना है, तो देखिए y पहले उसमें मैंने अकेला छोड़ दिया। दूसरा ओके। अब तीसरे की बात करते हैं, y को अकेला करें, ये 2 नीचे शिफ्ट होगा तो ये x के नीचे भी आएगा और ये c के नीचे भी आएगा। मेरे ख्याल से 9-10 के लड़के ये लिखना जानते हैं, 2 जब इस पूरे के नीचे आएगा तो वो x के नीचे अलग होगा और c के नीचे अलग होगा, और x और c के साथ कुछ नहीं है तो मैं यहां 1 1 लगा देता हूं। तो मैंने 1 और 3 जो सॉल्व करने थे वो कर लिए। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा सवाल समझ में नहीं आएगा। आइए इस पर बात करते हैं। याद रखिएगा इन तीनों में y जो है वो अकेला है, ये पहला तीसरा है और ये दूसरा है, 1 3 और ये 2। मैं इसमें स्टार बना रहा हूं, आपको सिर्फ उन्हीं को देखना है। ये देख लें, y अकेला है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। आप जरा देखिएगा कि इन सवालात को कैसे, आपको सिर्फ स्टार वाले देखने हैं। चलें, y अकेला है, y अकेला का मतलब है कि आपको y इंटरसेप्ट देखना है। y इंटरसेप्ट कैसे पता चलेगा? ये लाइन ड्रॉ हुई है, ये y के किसको टच कर रही है? -c को। तो इधर जो y इंटरसेप्ट होगा वो -c हो जाएगा। याद रखिएगा जब y अकेला होता है तो ये कांस्टेंट y इंटरसेप्ट कहलाता है, और जब x अकेला होता है तो ये कांस्टेंट x इंटरसेप्ट कहलाता है। y इंटरसेप्ट -c है। अब पता लगाते हैं ये -c किस किस में कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, चेक करते हैं। ये रहा, और ये रहा।
ठीक है, देख रहे हैं? ये जो कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि y अकेला है, तो ये वाला जो कांस्टेंट है ये y इंटरसेप्ट कहलाते हैं। अच्छा, अब बताता हूं आगे बात कि 3 क्यों नहीं हो सकता। 1 और 2 में तो बात डन हो गई, इस पर एक बात डन हो गई कि इसके होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है और एक इसके होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। क्यों? y इंटरसेप्ट -c है, जबकि इन्होंने क्या लिखा है -c/2। ठीक है, तो ये आपका -c हो गया। इसको असल में टैली किया जा रहा है y = mx + c, y = mx + c। अब स्लोप का तो पता लगाना आप जानते ही हैं। अगर स्लोप, बहरहाल मैंने ये बात कर दी 1 और 2 है, ये इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है, सवाल खत्म हो गया। तो ये वाला आंसर है और एक ये वाला आंसर है, ये दोनों एक ही तरह हैं लेकिन आंसर यही है। एक बात डन हो गई। मैं आपको इसी तरह स्लोप निकालने का तरीका बता देता हूं। जब आप एक्स एक्सिस पर बैठे हुए होते हैं ना, तो वहां y 0 होता है, और जब आप y एक्सिस पे बैठे हुए होते हैं तो वहां x 0 होता है। यह बात आपको याद रखनी है। अब x1 y1 x2 y2 से हम यहां स्लोप निकाल लेते हैं। ये देखें, y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2 - x1, क्या बना? -c/+c। तो स्लोप कितना आ रहा है? -1। अब आप देख लें -1 स्लोप कहां कहां आ रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, x के साथ ये वाला हिस्सा स्लोप है। ये देखें, मेरा स्लोप -1 ही आया है ना, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया कि मेरा 2 और ये वाला आंसर है। इसके लिए आपको स्लोप वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा। ये मैंने बहुत तफसील से बता दिया है, इसको रिव्यू करके देखिएगा। ये इतनी सीधी वीडियो नहीं है और ये एमसीक्यूज में लोग लाजमी फंसते हैं। y = mxc के मुताबिक m - 1 आया है ना? अब देख ले, x के साथ हमेशा m होता है, m - 1 कहां कहां है? एक इधर, एक इसके साथ। ये एक तरह से डन हो गया। y इंटरसेप्ट -c है, क्योंकि ये -c पे कट करता हुआ जा रहा है y को। अब -c कहां कहां आ रहा है? ये रहा, ये रहा, तो इसके होने के इम्कानात खत्म हो चुके हैं। इसके साथ ही आपका ये सवाल खत्म हो गया। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि अगर ये सवाल आया तो इसको हम दूसरे तरीके से नहीं, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन। अच्छा, जरा ये सवाल देखिएगा। इसके लिए आपको कंपोजिट फंक्शन आनी चाहिए। कंपोजिट का मतलब होता है आपका कि एक फंक्शन का इफेक्ट दूसरे फंक्शन पे हो रहा होता है। आइए शुरू करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, ये लाना है। स्टार्ट ऐसे नहीं होगा, स्टार्ट ऐसे होगा, एफ जी ऑफ एक्स। पहले हम इससे शुरू करेंगे, -1 को छोड़ें। करने का तरीका, एफ लिखा और जी एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख ली, 2 - x, f 2 - x। अब देखिएगा, अब हमें यह निकालना है f 2 - x। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां x की जगह यह वाला हिस्सा है। ठीक है, तो आप यह समझे, ये जो x है वह असल में यह है। जिस तरह यहां x है, पूरा ये x है, ये क्या है? x। इसके मुताबिक अब x की जगह कौन है? ये। तो फिर इस x की जगह कौन आएगा? ये देखिए ना, एफ एक्स ये, x की जगह ये रहा और यहां x की जगह ये रहा। अब रिप्लेसमेंट होगी, ये वाला हिस्सा इस x की जगह आ जाएगा, क्योंकि ये x है। अब इसको यहां पुट कर दें तो ये बनेगा 3 2 - x -1, और ये हो गया एफ जी एक्स। ये कंप्लीट बता रहा हूं मैं आपको। 3 2 6 -3x -1, तो ये आ गया 5 - 3x। सही है, 5 - 3x आ गया। अब देखिए होता क्या है कि ये पूरा जो है, जो एफ एक्स है, वह असल में y है।
ये पूरा क्या है, एफ एक्स असल में वाई है, इस पूरे की जगह वाई आ जाएगा क्योंकि एक्स का हिस्सा ये रहा। अब वो कह रहे हैं ये साबित करके दिखाएं। आप क्या करेंगे, एक्स और वाई को रिप्लेस कर देंगे, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई की जगह एक्स आ जाएगा, यहां एक्स आ जाएगा और यहां वाई आ जाएगा। किस लिए, इसलिए। तो अब हम ये मालूम करने जा रहे हैं, वो ये रहा। जब इनवर्स आ जाए ना, अभी आपने ये मालूम किया है -1 के बगैर, जब आप इसका -1 मालूम करेंगे तो y की जगह x और x की जगह y आ जाएगा। ये बड़े गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये सेकेंड ईयर का पार्ट है। अब एक काम करेंगे, y को अकेला करते हैं, y को उधर ले जाएं, 3y इज इक्वल टू 5 - x, और 3 को नीचे ले जाएं, y इक्वल टू 5 - x अपॉन 3। आ गया आपका ये चीज आ गई आपकी, प्रूफ्ड। ये ऐसे करना था, पहले आपने -1 के बगैर ये निकाला, gx की जगह ये रख दिया, देखिए gx ये रहा। उसके बाद fx कौन है, 3x - 1। ये जो x है असल में वो ये वाला है, और यही x असल में ये वाला है, तो इस x को उठाकर इस x की जगह रख देंगे तो ये आ जाएगा। फिर हमारा ये पूरा हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y में। जब आप इसका इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स का रूल ये होता है कि y की जगह x आ जाता है, x की जगह y, लेकिन निकालते आप y की वैल्यू ही है, तो ये आ गया, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, ये फंक्शन का टॉपिक था, तो उसको बड़े गौर से देखना। फंक्शन पे, कंपोजिट फंक्शन मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। अच्छा, ये स्टूडेंट ने हमसे कुछ क्यूरीज की हैं, और ये आई डोंट नो व्हाई के लोगों को मुश्किल क्यों लग रहा है। मैं सवाल बोर्ड पे लिखता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल, सवाल में अगर पॉलिनोमियल का जिक्र आए तो या तो उसको px ले सकते या a भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और दूसरा पॉलिनोमियल उन्होंने दिया है x² - 6x + 9। वो कह रहे हैं एलसीएम निकालो। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि एलसीएम निकालने के दो रास्ते हैं। एलसीएम निकालने के दो रास्ते हैं, हम मोस्ट अप्रोप्रिएट का इंतखाब करते हैं। एक एलसीएम निकलता है एचसीएफ की मदद से, और एक एलसीएम निकलता है इन जनरल। तो इन जनरल को पहले देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं दूसरा तरीका ही बता दूंगा। ये सिंपल फैक्टराइजेशन के सवाल आते हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी पावर नहीं है, छोटी सी पावर है। तो अब आप करेंगे क्या, आप पहले px को देखिएगा, 3x³ - 27x। ये मेथड नंबर 1 है, इसमें से कॉमन लें, मतलब फैक्टराइज। अगर मैं 3x कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x² - 9। 9-10 के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं। अब इस पे क्या लग रहा है, a² - b², यानी x² - 3²। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x + 3 × x - 3। अच्छा, अब मैं दूसरे वाले पर आता हूं, x² - 6x + 9। इस पर आइडेंटिटी भी लग सकती है और इस पर मिडिल टर्म ब्रेक भी लग सकता है। मैं बता देता हूं, वैसे इसका आंसर है x - 3 का होल स्क्वायर। ये तो आप लगा ही लेंगे। तो पहले वाले का ये रिजल्ट आया है और दूसरे वाले का ये रिजल्ट आया है। अब मैं आपको एलसीएम का शॉर्ट मेथड बता रहा हूं। इन दोनों के आंसर में कॉमन कौन है, कौन सा ब्रैकेट कॉमन है, देखते हैं। ये रहा। तो एलसीएम के आंसर में कॉमन के उस ब्रैकेट को लेंगे जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी, यानी x - 3 का होल स्क्वायर। साथ साथ एलसीएम में वो भी आ जाते हैं कॉमन के बाद जो अनकॉमन होते हैं। एक आ गया 3x और दूसरा आ गया x + 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई कर लेने के बाद, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा आपको ये जवाब देता है, किस तरह का एमसीक्यू पूछता है, क्या करता है। लेकिन आई एडवाइज यू कि इसको ओपन करके सब मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एलसीएम में पावर बड़ी आती है। ये आपका आंसर हो गया।
इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ये मोस्ट इजीएस्ट मेथड था। आइए मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बताता हूं। इसी का ऑल्टरनेट मेथड, मैं इसको हटा देता हूं। ऑल्टरनेट मेथड में आपको ये यूज करना पड़ेगा, पी एक्स क्यू एक्स यानी ए बी इज इक्वल टू एच क्रॉस एल। अब जनाब यहां पर तो एच है ही नहीं, सर एलसीएम कैसे निकालें? आप तो ये फॉर्मूला यूज करवा रहे, पी एक्स क्यू एक्स तो है, एच नहीं है। एच निकालने के लिए एच सी एफ कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइज करें जैसा ही मैंने किया था। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं। इसका आंसर आया था 3x और x माइनस 3 x प्लस 3। ठीक है, रुके इसको हटा। यह आया था ऊपर वाले का आंसर। नीचे वाले का आंसर क्या आया था? x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मैं आपको एचसीएफ बताता हूं। दोनों में कॉमन कौन है? इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। अब बार बार निकालने की क्या जरूरत है? पिछली मैं अभी क्वेश्चन में करवा चुका हूं, वही बात है। इसमें कॉमन कौन है? x माइनस 3। एचसीएफ में उसकी छोटी पावर लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। एलसीएम में बड़ी पावर भी लेते हैं कॉमन की, जो बच जाता है वो भी लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में कॉमन की छोटी पावर लेकर सवाल को स्टॉप कर देते हैं। आगे एचसीएफ, अब एलसीएम पे जाते हैं। अगर हम एक काम करें कि पी एक्स क्यू एक्स यहां रखें, ये रहा 3x क्यूब माइनस 27x, यह आ गया पी एक्स। और क्यू एक्स क्या है? ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। और इसके नीचे h वाला आंसर लिख दें, क्योंकि h नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 3। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसका रिजल्ट ये यहां लिख देता हूं 3x x प्लस 3 x माइनस 3। और ये क्या होगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ये इससे कैंसिल हो गया। तो बताइए, अभी जो मैंने इसका एक डायरेक्ट मेथड बताया था, अब x माइनस 3 दो रह गए, क्या यही आंसर आ रहा था एलसीएम का? तो मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए एलसीएम निकालने के लिए। सेम एचसीएफ के साथ भी ऐसे ही होगा, और ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। ठीक है, तो ये इसको जरा केयरफुल देखिएगा, और इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लें। तो ये स्टूडेंट की क्यूरी थी। नाउ लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। अच्छा, ये एक सवाल है जो स्टूडेंट ने किया है। एक खातून है आलिया, उन्होंने ये चाहा है कि एक स्क्वायर शेप गार्डन बनाएं। तो गार्डन स्क्वायर का हम बना लेते हैं। ये स्क्वायर हो गया, ये एक गार्डन है, जैसा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो एक गार्डन बनाए स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप शर्त है। अब उन्होंने सोचा कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बाड़ लगाई जाए। बाड़ होती है किसी चीज को प्रोटेक्ट लगाने के लिए, तारे इस तरह के लगाई जाती हैं। वो इन्होंने यहां पर तारे लगा दी, ये तारे लगा दी ताकि पार्क में कोई डिस्टरबेंस ना हो। यहां से यहां तक उन्होंने कहा है कि एक ऐसे पोर्शन सा बना दिया। अब मैं यहां पे लिखता हूं ए बी सी और डी। उन्होंने यह भी कहा कि ये समझे कि 8 मीटर की एक वो लगाइए, सही है ना, सिंपल सी एक बीच में। अब आपको करना क्या है? वो ये कह रहे हैं कि बाड़ लगाने में कितना मटेरियल लगा, मतलब उसका आपको पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर का आपको साइड्स तो पता है नहीं, तो मैं एक्स ले लेता हूं, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। पैरामीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, पैरामीटर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x। ठीक है, ये आ गया 4x। सही। अब आप इसमें एक बात नोट करें कि आपको पहले तो x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू
p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका ये आ गया 64 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 अपॉन 2 32, और 32 होता है रूट लगा के 5.656, मतलब ये आपका बना 5.656 5.656 5.656 एंड 5.656, ठीक है। तो ये अगर आप चारों प्लस कर लें तो आपको इसका पैरामीटर मिल जाएगा। तो दैट वाज द आंसर। आप हर x को प्लस कर लें या 4 को 5.565 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 4 इंटू 5.565 वो 22.26 आ रहा है, 22.26 मीटर आ गया। सही है, ये x की वैल्यू हमने निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से, और जब x आ गया, ठीक है, अब अगर वो बोलता है कि हर एक की साइड्स कितनी होंगी तो ये आ जाएगा, वो बोलेगा कि टोटल कितना बनेगा तो वो ये आ जाएगा। तो ये थी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्टूडेंट ने हमसे क्यूरीज की, इसको गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे स्टूडेंट से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।